मैं निश्चय जैन पन्ना वाला आप सभी के बीच आज हम आपको मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क के बारे में बताने जा रहे हैं। मैकेंजी 7S is an ideal organization looking to determine the state alignment between department and process। मतलब कि जो डिपार्टमेंट है, जैसे बिजनेस होता है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिपार्टमेंट मतलब विभाग, ओके। और जो प्रोग्रेस, जो प्रगति है, उनसे हम आपस में उनको साथ लेके कैसे काम चलें जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन को और अच्छा और मजबूत कर पाए। It's promote you to analyze 7 internal aspects that should be aligned if your organization is to reach full potential। इसमें जो 7 इंटरनल एस्पेक्ट्स होते हैं उसको अपन को एक साथ, मतलब कि एक साथ लेके चलना है जिससे अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फुल पोटेंशियल, मतलब कि सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन जो होता है उसको हम हासिल कर पाए। The goal of the model is defect how effectiveness can be achieved in the organization through the interaction of 7 key elements। जो 7 internal aspects आप ऊपर वाले पॉइंट्स में जैसे देख रहे होंगे, तो उसके 7 क्या क्या होते हैं? स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी, स्किल्स, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यू, स्टाइल एंड स्टाफ। ओके, इसको इसमें भी एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो आप स्किल्स और शेयर वैल्यूज, स्टाइल और स्टाफ देख पा रहे हैं, इसे सॉफ्ट एस में काउंट किया गया है और हार्ड एस में काउंट किया गया है स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी एंड सिस्टम। इसको हम आगे चल के आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये देखिए मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क, इसमें देखिए जो लाइन खींची गई है, जो शेयर्ड वैल्यू है इसको बीच में रखा गया है, पर लेकिन आपने देखा होगा कि इसे सॉफ्ट उसमें आता है। तो इन सबको कनेक्ट करना है, अपन को सबको साथ लेके चलना है। आपका मकसद क्या है? ऑर्गेनाइजेशन को हम और अच्छा कैसे कर रहे हैं, हम उसमें प्रॉफिट और वैल्यू ऐड कैसे कर रहे हैं। आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, ओके। ये पूरा इसको आप पेपर में जब भी दें एक बार बना के आइए और आपका जो बिजनेस आप उसमें इसको अप्लाई करने की कोशिश करिए। मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क, सबसे पहले क्या है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिफर्स टू क्लियर चेन ऑफ कमांड टू अवॉइड चॉइस एंड कंफ्यूजन। मतलब जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए उसमें जो जो लोग काम कर रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए उन्हें काम क्या करना है, किसको रिपोर्ट करना है, किसको जवाबदारी क्या लेनी है और किसकी गाइडेंस में काम करना है। इसका केवल क्या मकसद है? इसका मकसद केवल इतना ही है, कोई भी बात में कंफ्यूजन या फालतू में कोई कंट्रोवर्सी या विवाद ना हो। स्ट्रक्चर is a simple yet crucial element as it creates sense of employee accountability within the organization। स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है? इससे जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर जवाबदारी, वो उन्हें करना क्या है वो उनको मालूम चलेगा। नहीं तो वो कहे क्या है, जब मेरा काम था, जब मेरा काम था। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं चलता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाना है तो स्ट्रक्चर अपन को समझना होगा। स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है कि जो आपके कर्मचारी हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, उनको मालूम रहे वो काम क्या कर रहे हैं, उनके काम से क्या वैल्यू ऐड हो रहा है, उन्हें किससे कमांड लेनी है, किससे आदेश लेना और किसको बताना है। स्ट्रक्चर से इतना बोलता है। अब अगला स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी रिफर्स टू वेल curated business plan that's allowed the company to formulate plan of action to achieve sustainable competitive advantage reinforced by the organization mission and value। स्ट्रेटजी जो आपकी होनी चाहिए वो एक बिजनेस प्लान है। प्लान आप समझ गए, प्लान को कैसे अपन डिफाइन कर सकते हैं? आज अपन इधर पे हैं, अपन को कहीं जाना है तो उसके प्लानिंग इज द ब्रिज वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। जो आपकी स्ट्रेटजी वो ऐसे ही, जो आपका मकसद है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, उसको हम हासिल कैसे करें। आपका जो मकसद है, जो कंपनी की मिशन और वैल्यूज है, उनको उनसे कनेक्ट होना चाहिए, उनके साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं आपकी जो मिशन वैल्यू के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना जब आप स्ट्रेटजी का पालन करें। जब आप स्ट्रेटजी अच्छी बनाएंगे तो उसका क्या फ़ायदा आपको मिलेगा? इसका सिंपल आपको फ़ायदा मिलेगा कि आप कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आपको मिलेगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। अब तीसरा पॉइंट मैं समझा दूँ। सिस्टम। सिस्टम रिफर्स टू बिजनेस प्रोसेस, operations procedure employed to compete in a business routine activity and organization SOP considers such practice and workflow that directly impact the productivity and decision making। जैसे कि मैं आपको सिस्टम बता रहा था। सिस्टम क्या है? सिस्टम व्यवसाय में निर्मित गतिविधियों को पूरा करने के लिए नियोजित व्यावसायिक प्रतिक्रियाओं और परिचालन प्रतिक्रियाओं को संदर्भित करता है। किसी संगठन में एसओपी में ऐसी प्रथाएं, वर्कफ्लो शामिल होते हैं जो सीधे उत्पादक और निर्णय लेने को प्रभावित करते हैं। इसको सरल भाषा में आप समझिए। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन, एसओपी मतलब जो जिसको आपको बोलना है, इसका फुल फॉर्म तो अभी सही याद नहीं आ रहा है, उससे ऐसी प्रैक्टिस को करना है जिससे कि जो आपकी क्या कहते हैं, जो प्रोडक्टिविटी और डिसीजन मेकिंग है, इम्पैक्ट हो, आसान हो, सिंपल हो। अपन को क्या करना है, समझे आप?
स्किल्स क्या होता है? स्किल्स फ्रॉम फ्रॉम द कैपेबिलिटी ऑफ कम्पिटिटिवनेस मतलब अ, योग्यताओं को, क्षमताओं, जो उसके कर्मचारी उसके उपदेश को प्राप्त करने में सक्षम बने। स्किल गैप रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। अगर स्किल गैप जैसे कि हमें कुछ चाहिए, हमारे पास उस टाइप के जो आपके एम्प्लॉयज उनको वो स्किल्स आती नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं अपनी बिजनेस प्रॉफिट अपना लूज कर रहे हैं। स्किल्स क्या? स्किल्स एक कला है जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को अचीव कर पाए। क्या अचीव कर पाए? प्रॉफिट अचीव कर पाए। skill from the capability or competitiveness of a company that enables to employ to achieve its objective। क्या? ओके जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो आपके कर्मचारी हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प कर पाए। ओके, अब उसके बाद अपन अगले पॉइंट में आते हैं। स्टाइल क्या? The attitude of senior employees in a company to establish code of conduct through their way and interaction and symbolic decision making that decide the level of employee productivity and satisfaction। इसको कुछ ऐसे आप समझिए, जैसे कोई सी कंपनी है जो उसके सीनियर अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका रवैया, बातचीत तरीका किस टाइप का है, प्रतीकात्मक निर्णय लेने के माध्यम से आचार संहिता स्थापित करता है। आचार संहिता मतलब कोड ऑफ कंडक्ट। जो आप समझे, जो आपके सीनियर एम्प्लॉयज हैं उनका बात करने का किस टाइप से वो आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वर्कर्स को इन्वॉल्व करते हैं कि नहीं, दैट डिसाइड लेवल ऑफ एम्प्लॉय एंड प्रोडक्टिविटी एंड सेटिस्फैक्शन। अगर जो आपको सीनियर मैनेजमेंट वो हर कैटेगरी के आदमी से पूछता है, भाई बताओ आप और अच्छा हम क्या कर सकते हैं, जिससे एम्प्लॉय अपने आप को रिस्पेक्ट फील करता है, प्राउड फीलिंग आती है। तो ये क्या हो गया? स्टाइल हो गया। इन सबको अपन को साथ लेके क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाना, कंपनी को वैल्यू एड करना। स्टाफ मतलब कर्मचारी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना स्टाफ के कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। आज अपन कहते हैं एआई दुनिया का, पर लेकिन जब तक मैन पावर, एम्प्लॉयज नहीं है, स्टाफ नहीं है, तब तक आप कुछ भी कामयाब नहीं कर पाएंगे। जो स्टाफ कैसा होना चाहिए वो अपन जानते हैं। दिस एलिमेंट रिप्रेजेंट द टैलेंट पूल रिक्वायर्ड, द साइज ऑफ एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स एंड देयर मोटिवेशन। इट्स आल्सो कंसीडर हाउ दे आर ट्रेन्ड एंड रिवॉर्डेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यह तत्व आवश्यक प्रतिभा पूल मौजूद कार्यबल का आकार और प्रेरणाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें क्या है? जो किसको रिप्रेजेंट करता है? जो आपके अभी अभी जो आपका वर्कफोर्स है वो कैसा है, उनका मोटिवेशन इंटरेस्ट क्या है, काम करने में रुचि है कि नहीं है, कि सब चाय पीने आते हैं। इस पर बात भी विचार करता है कि संगठन के भीतर कैसे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कैसे ट्रेनिंग और कैसे अवार्ड दिए जा रहे हैं कि नहीं। स्टाफ ओके, स्टाफ कैसा बनाना है अपन को? इस टाइप का बनाना है कि वो मोटिवेटेड फील हो। अगर उनको अपन लोग ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि आज की जो समय है वो समय में बदल रहा है, अगर हम उनको ही बदलेंगे, वो सब चाय पीते रहेंगे तो अपने ऐसा काम नहीं। तो आप इसको समझो। अब सबसे लास्ट आता है, ये आप समझ लीजिए, अब लास्ट बार बहुत काम का है, शेयर्ड वैल्यूज़। इसमें क्या है? कनेक्ट है। जितने आपने 6 पढ़े उन सब आपस में एक दूसरों से कनेक्ट है। मिशन, उपदेश, मूल हर संगठन की नींव होती है। द मिशन, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एल्गाइंग ऑल दी की एलिमेंट्स टू मेंटेन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन। संगठन की जो डिज़ाइन है, जितने भी आपने पहले के रेट किए, स्टाफ, स्टाइल, स्किल्स, सिस्टम और भी जो आपने रेट किए, तो इन सबको वो कनेक्ट करता है। प्लेसिंग शेयर्ड वैल्यू एज द सेंटर रिफ्लेक्ट द क्रूशियल नेचर ऑफ अ इम्पैक्ट चेंज द फाउंडर वैल्यूज ऑफ आर। साझा मूल और केंद्र के रूप में रखना संस्थापक मूल में परिवर्तन के अन्य सभी तत्वों का प्रभाव की महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाता है। ओके, जो फ्रेमवर्क है प्रोवाइड एन ऑनेस्ट व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल alignment. It's examine various internal elements from the company culture and establish leadership capability and process। ये जो अभी अपन ने रीड किया, ये जो रहता है, इससे जो ऑनेस्ट, ईमानदार, मतलब कि जो सही है, जो सच है, उसको देखने और समझने में हेल्प मिलती है। यह कंपनी की संस्कृति, मतलब क्या कल्चर और उसके कर्मचारी के प्रति कैसा है, जो लीडरशिप कैपेबिलिटीज वो कैसी है, जिससे कि हम अपने जो प्रोसेस और अच्छे से कर पाएँ। अब इधर पे हम आपको बताने जा रहे हैं हाउ टू इम्प्लीमेंट मैकेंजी 7S मॉडल। सबसे पहले अपन को कुछ नहीं करना है, आइडेंटिफाई द गैप ऑफ अनलाइनमेंट प्रोसेस। क्या इसमें मतलब क्या? इसको आप देखिए, इसका मतलब बताया क्या? जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मूल भाव हैं, जो मूल वैल्यूज हैं, जो सिस्टम है, उसके विपरीत चल रहा हो, उसको क्या करना है अपन को? साथ लेके आना, उसको कनेक्ट करना सिस्टम से। इसका समझा? आइडेंटिफाई गैप एंड अनअलाइन्ड प्रोसेस। कहाँ?
अपने संगठन को मजबूत और व्यावसायिक प्रतिक्रियाओं के अंतराल में विसंगत की पहचान करने और असंगत क्षेत्रों को सूचीबद्ध करने के लिए व्यवसाय प्रतिक्रियाओं को विश्लेषण करें। साथ ही प्रभावी संतुलन को बाहर करने के लिए क्या बदलाव करने की आवश्यकता है, क्या है, जो उसको आइडेंटिफाई करो, उसमें खोजो और अब सोचो कि हम ऐसा क्या करें जो हमारी मेन वैल्यू, मेन सिस्टम हम उससे कनेक्ट कर पाए। ओके, अब एक बार इसको रीड करते हैं अपन। Analyzing your internal process to identify and eliminate redundant step, remap workflow, find area of friction, automate repetitive tasks, and find opportunity to complete your tasks and more efficiently. How to implement vacancy 7? अगला determine क्या, तय करना the ideal organization design. It's important to consolidate the opinion of top management and create a generic optimal organization design that will allow company to set realistic and achievable objective. इसमें क्या है, अपन को सिंपल है करना, क्या है मतलब अलग करना, मतलब ऐसा कुछ करना अपन को इस तरह पर सिंपल है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसने जो मैप बनाया है, उसने उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन है, जैसे कि आप होता है सेंट्रलाइजेशन होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, इधर पे अपन को तय कर लेना है कि हमें किस मॉड्यूल के तहत काम करना है। जैसे कहते हैं जब छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसके लिए कहते हैं सेंट्रलाइजेशन बहुत अच्छा वो है, पर लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन विशाल हो जाता है तो उससे डिसेंट्रलाइजेशन में काम करना होता है। आप सेंट्रलाइजेशन को कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक ही आदमी आदेश दे रहा है, उसको सब फॉलो कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में अलग अलग है, एक डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है, एक डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है, जिस डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। इसका क्या है कि अपन को ऐसा अलग अलग सिस्टम समझना है कि कौन सा ज़्यादा अच्छे से काम होगा। क्रिएट, अब अगला पॉइंट अपन रीड करते हैं, create an effective action plan. Next step is to create a detailed implementation plan. The action plan should include required change to the organization hierarchy, the communication flow, and reporting relationship, which will allow the company to achieve the desired organizational design. अब आपने प्लान तो बना लिया है, पर लेकिन जो एक्शन प्लान है उसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करें, उसको इस तरह पर अपन तय करते हैं। दी एक्शन प्लान शुड इंक्लूड, जो आपका एक्शन प्लान है उसमें क्या क्या इंक्लूड होने चाहिए। चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, जब आप कुछ चेंज लाएंगे, जो हायरार्की जो सिस्टम चला आ रहा है, जब फलाना बॉस इसको बोलता उसको बोलता, आप उससे चेंज करेंगे। जो चेंज आएगा कई लोग बुरा मान जाएंगे, उनसे डील कैसे करनी है, उनसे बात कैसे करनी है। कम्युनिकेशन जब बदलेगा, बॉस बदल गए, सीनियर बदल गए, स्टाफ बदल गए, तो आपको जो कम्युनिकेशन फ्लो है वो कैसे होगा। एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप विच अलाउ द कंपनी टू अचीव द डिजायर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इस सबको सिस्टम आप समझें, जो आपने डिज़ाइन तय किया है उसको अपन हासिल कर पाए। अब how to implement McKinsey 7S model, implement the change. Implementation of decision strategy is make or break situation for a company realistically achieving what is set out to do. मतलब ऑर्गेनाइजेशन को करना है, जो कैसे करेंगे इसको, निर्णय रणनीति कार्यान्वयन कंपनी के लिए एक निर्णायक स्थिति है जो वास्तविकता के रूप में वह हासिल करती है, उसने करने का लक्ष्य रखा है। उसको अचीव कैसे करेंगे, मुझे क्या है इम्प्लीमेंट अपन को इम्प्लीमेंट जो चेंज अपन करना है वो करें। और सबसे ज़रूरी है कंटिन्यूस रिव्यू। जो प्लानिंग है ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया अब उसके बाद सो गए, इसको अपन को कंटिन्यूस उसको में क्या करना है, देखते रहना है। जो 7 एलिमेंट्स हैं, हाईली डायनामिक मतलब डायनामिक हैं, और चेंज कॉन्स्टेंटली, जो कंटिन्यूस चेंज होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए। देयरफॉर जो इसमें अपनी हिस्सेदारी कर रहा है वो एक में चेंज आता है तो पूरे उसमें बदलता है, सिस्टम बदलता है तो स्टाफ के बिहेवियर में चेंज आता है, तो जो कंटिन्यूस रिव्यू हो गया। इन सबको देख के आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। व्हेन टू अप्लाई, जो 7S मॉडल है उसको अपन को अप्लाई करना है। सर्कमटेंस, द चेंज आर बीइंग ब्रॉट इन द ऑर्गेनाइजेशन मे इफेक्ट वन और मोर शेयर वैल्यू। सपोज अ कंपनी इज प्लानिंग टू अंडरटेक अ मर्जर, जैसे कंपनी मर्जर में जा रही, मर्जर मतलब कि जब दो कंपनी एक साथ मर्ज हो जाती हैं, जो फ्रेंकली होता है मर्जर पर, लेकिन जो एक्विजिशन होता है वो फोर्सफुली होता है। एक कंपनी ने पूरा उस कंपनी को खरीद लिया। जो मर्जर जब होता है तो पूरा स्टाफ बदल जाता है, पूरा सिस्टम बदल जाता है, बात करने के तरीके बदल जाते हैं, पूरा मैनेजमेंट बदल जाता है। तो मर्जर के टाइम अपन को इस सिस्टम को लगा के देखना है। इट विल इफेक्ट हाउ द कंपनी इज ऑर्गेनाइज सिंस द न्यू स्टाफ विल कम इन। जैसे कि जब आपका नया स्टेप आ रहा है उसे आपको सिस्टम में तैयार करना, उसे करना है तो आपको इस सिस्टम के साथ समझना पड़ेगा। इट विल आल्सो इफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी among the with strategic decision making, new ideas work through synergy। जो लास्ट पॉइंट उसको आप ऐसे समझिए, यह रणनीतिक निर्णय
निर्णय मतलब डिसीजन लेने के साथ कंपनी की संरचना, संरचना मतलब सिस्टम को प्रभावित करेगा, क्योंकि नए विचार तालमेल के माध्यम से प्रभावित होते हैं। In such case, McKinsey 7S model can be used to first identify inconsistent area. Here it would be primarily be structure, staff and strategy. इसको हिंदी में एक बार समझते हैं। ऐसे मामले मैकेंसी 7 मॉडल का उपयोग सबसे पहले असंगत क्षेत्रों की पहचान करने में किया जाता है। यहाँ पे मुख्य रूप से सिस्टम, स्ट्रक्चर, स्टाफ एंड स्ट्रेटजी है इसको। ओके, सबसे पहले जब इन तीनों में बदलाव आता है, स्ट्रक्चर, स्टाफ और स्ट्रेटजी में, तो इस मॉडल का यूज़ किया जाता है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द रेलेवेंट एरिया, कंपनी कैन मेक इफेक्टिव डिसीजन optimally reorganize and incorporate the change in a way to streamline the merger process after conducting extensive research and analysis of consequence that the change bring to the company. जब उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कहाँ कहाँ पर चेंज और बदलाव देखने को मिलेगा, संबंधित क्षेत्रों की पहचान करने के बाद कंपनी परिवर्तनों को बेहतर तरीके से पुनः घटित मतलब रीप्लानिंग करे, उसे रीस्ट्रक्चर कर, रीऑर्गेनाइज करे और उन्हें इस तरह से शामिल करने में प्रभावी निर्णय ले सकती है जो विलय प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करें, जो चेंज आए हैं उसको अच्छा करें। परिवर्तन के कंपनी पर पड़ने वाले परिणाम के बारे में व्यापक रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद किया जाता है। तो इधर पर आप समझ गए हो, इधर पे सिंपल है, जहाँ पे चेंज आता है उसको अपन बाकायदा अध्ययन करें, स्टडी करें, जो आपके चेंज आएंगे वो क्या क्या किस किस को इफेक्ट करेंगे। अपन को हमेशा ध्यान रखना जो कंपनी के मेन वैल्यूज है, मेन सिस्टम है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ही कंपनी को मार्गदर्शन करते हैं, गाइड करते हैं। तो मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। चलिए।